कहां तक किया था कल हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया था, है ना? कैलकुलेशन नहीं करी अभी, कैलकुलेशन आज करेंगे। तो आज मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा। क्या हो गया? ये हो गया। एग्जाम्पल भी किए थे इसके वांट ऑफ फैक्टर के। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया ना? किसके पास है? क्या लास्ट क्वेश्चन क्या था? देखो देखें। ये लास्ट जो है इसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके। आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है 1m यूरिया सॉल्यूशन और सेकंड है 1m NaCl सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन है, ये कंपेयर करे थे लास्ट क्लास में। इनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सारे, तो फिर तो हो गया। तो एक एग्जांपल करके देखो फिर तो। लिखो अल्फा ऑफ K3FeCN6 is 60%. If 0.1 mole of this complex is added to 100 gram of water, then find boiling point and freezing point of solution. Given Kb equal to 0.5 and Kf equal to 1.8. 0.1 मोल, हाँ 0.1 मोल। सबसे पहले क्या करोगे? आई निकालोगे। वेरी गुड, आई निकालो सबसे पहले। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, फिर आई कैसे लाएंगे? करके बताओ। 1% मान लो भूल गए। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। करो आगे, कंटिन्यू करो फिर। हो गया क्या? 1.04 1.4 1.4 बिल्कुल। देखो क्या करना था इसमें, एक गलती हम क्या करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आई निकाल लो। K3FeCN6, इससे टोटल 4 पार्टिकल्स आएंगे। 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा, आई इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। 1 प्लस 3 अल्फा कितना है? 60/100 मतलब 0.6। तो ये 2.8 आ गया, यही आया था। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, एक मोलैलिटी भी कैलकुलेट करिए। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोलवेंट का मास अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
0.100 और ये 1000, तो ये 1 m आ रहा है। सबसे पहले डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। आई 2.8, के बी मैंने लिखा हुआ है 0.5 और m 1 है, तो ये आ गया 1.4। अब अपना आंसर 1.4 नहीं आएगा। 1.4 आपने निकाला है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट का 100 होता है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। समझ गए? डेल्टा टीएफ भी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। आई 2.8, ये 1.8 और ये 1, कितना आता है सोल्व करने पे? 5.04। क्या आंसर 5.04 होगा? नहीं, ये तो क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब आप सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे कि 0 होता है सॉल्वेंट का, डिप्रेशन है 5.04 का, तो अपना आंसर होगा -5.04 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में दिया है तो किससे माइनस करोगे? 273 से माइनस करोगे। क्लियर है? इस बात पे ध्यान देना होता है। इसके अलावा एक टाइप का और एग्जाम्पल होता है, वो हमेशा आप लोगों का डाउट होता है। वो ये है कि मैंने 600 ml 0.1 m KCl को मिक्स किया है 400 ml 0.2 m Na2SO4 में at 300 Kelvin. Find osmotic pressure of resultant solution. इसको मैं सोल्व करूंगा, है ना। मैं 2 मेथड से सोल्व करूंगा, फिर फाइनली आप मुझे बताना कि हम आगे कौन सा मेथड लेकर सोल्व करेंगे। कोई एक डिसाइड कर लेना अभी, है ना। फर्स्ट मेथड क्या था कि पहले मैं इनके मिलीमोल पता करता हूं, मिलीमोल सोल्ट कितने हैं ना। तो पहले मैं लिखा मिलीमोल ऑफ KCl, बताओ। मिलीमोल मतलब मोलरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल क्या आएगा ये। इसको अगर ml में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिलीमोल बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आ रहा है 60, और मिलीमोल्स ऑफ Na2SO4 बताइए। अभी लिखना नहीं है ना, फिर एक एक सॉल्यूशन लिखना बाद में वाले। दोनों को मल्टीप्लाई करो 80, फिर यहां लिखोगे मिलीमोल्स ऑफ पार्टिकल्स। KCl है ना, उसके 60 मोल हैं, तो यहां पार्टिकल्स के क्या होंगे, आई से मल्टीप्लाई कर दे। ये तो आयोनिक कंपाउंड है, 100% आयोनाइज होगा, तो ये हो गया 2 × 60 इक्वल टू 120। सही बात है। यहां पे भी मिलीमोल्स ऑफ पार्टिकल्स। Na2SO4, ये देखो आई कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 × 80 240। अब आप बताएं टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए पूरे सॉल्यूशन में, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात है ये। दोनों को ऐड कर दें 360। इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कितनी हुई, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम। तो कितने मोल है आपके पास, 360 मिली मोल्स है, ध्यान रखना 360 मिली मोल्स है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 600 400 1000 ml। मिली से मिली कैंसिल आउट। मिली क्या होता है 10⁻³ तो दोनों 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया। अब ये बन गया मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी बन गया। कितना आ गया बताओ, 0.36। सही है क्या। फाइनली वो लास्ट स्टेप, पाई इक्वल टू CRT। अब आई यूज मत करना दोबारा, आई यूज कर चुके हो आप। यहां देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से किया था, तो C कितना है 0.36 इंटू 1/12 इंटू 9 ATM आ गई। एक तो ये तरीका है, लेंदी लग रहा है। दूसरा देखो फिर, या फिर आप इसको ऐसे सोल्व करें
कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों के पहले इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, पाई 1 इक्वल टू ICRT। बोलो आई कितना है 2, सी 0.1, 1/12 और 300, ये 25 आ जाएगा है ना। तो 25 इंटू 2 5 ATM। कोई दिक्कत? सेम काम आपको दूसरे वाले के लिए करना है, ICRT। इस बार आई कितना है सेकंड वाले में 3, सी कितना है 0.2, 1/12 300, ये 25 कितना हो गया 25 इंटू 2 15 ATM। इतना समझ गए? अब दोनों को ऐड कर दें? नहीं, दोनों को ऐड कैसे करोगे? अरे बाद में ये है ना, ये तो कंसंट्रेशन जो आपने ली है ना वो पहले की है, जब आपने मिक्स नहीं करा था इनको। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे। समझे मेरी बात है? तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है मिक्सिंग का। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते थे तो मिक्सिंग का ही फॉर्मूला लगाते थे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। याद आया? हमें ये बात पता है कि पाई और सी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और ये जो फॉर्मूला है वो तो एक रेशियो ही तो है। देखो ऊपर भी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम है, इसको नीचे डिवाइड कर दो, रेशियो ही तो है। अगर रेशियो है तो मैं पाई को रिप्लेस कर सी को रिप्लेस कर सकता हूं पाई से, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझे? मतलब आप इसको क्या लिखें, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इक्वल टू पाई 3 V3। जैसे आप डाइल्यूशन में ऐसे लिखते हो ना, M1V1 इक्वल टू M2V2, लिखते हो या नहीं लिखते? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई 1 V1 इक्वल टू पाई 2 V2। जब आप H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तब आपने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा था, V1 इक्वल टू V2 याद आ रहा है? अरे डाइल्यूशन का H2O2 सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, स्क्वायर करने वाले थे क्या? ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। आप ऐसे बोलते हो ना कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, मोलरिटी इनटू 11.2। याद आया? तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो जैसे डाइल्यूशन में ऐसे लिखते हो ऐसे भी लिख सकते हो। याद आया? ओके। अब यहां जाइए, बताओ पाई 1 कितना है 5, V1 देखो उधर कितना लिया हुआ है 600, पाई 2 15, ये 400, पाई 3 पता करना है, V3 टोटल वॉल्यूम। देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो आया 30 प्लस 60/10, ये 9 ATM आ गया। दूसरा ये तरीका होगा, तो कौन सा तरीका लगाओगे, पहले वाला कि दूसरा वाला? मतलब जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिसको मोल अच्छे से आता है वो फर्स्ट वाला यूज करे, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है सेकंड वाला करो। फिर कैलकुलेशन इक्वल है दोनों में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। इसमें कैलकुलेशन आसान इसलिए लग रही है क्योंकि ये बिल्कुल आसान हो गया, ये 25 आ गया। समझ गए? तो ये मिक्सिंग वाला हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, किसी को नोट करना है कुछ? हाँ नोट करो तो फिर जल्दी। 90 + 10, ये कितना आ रहा है? अरे ये 300 है यार, वो मैंने 25 लिख दिया था इसकी कैलकुलेशन। वो ये पूरा है ना, ये 25 बनेगा ऐसे लिखा था मैं। आप 9 कैलकुलेट करने की कोशिश करो था, वो पूछना था सर 25 कहां से आया।
ये काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। हो गया क्या? राइट वाला लिख लो, अब लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? एक और टाइप के एग्जाम्पल आपको अपने मॉड्यूल में मिलेंगे और उनमें भी डाउट आता है हमें काफी। ऐसा लिखा है देखो, 1% W/W ग्लूकोज, 1%, 1 कहां लिख रहा हूं यार, 1% W/W यूरिया, 1% W/W सुक्रोज, ऐसे लिखा हुआ था। पूछा कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का होगा? सब एक्वस सॉल्यूशन है, इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कैसे करें बताओ? यूरिया का। तो देखो सभी के परसेंटेज सेम दे रखे हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आए कि इनके वो 1% है सारी, अगर ये बोर्ड में आ जाए है ना, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमें पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अब सबकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं है? जैसे मैं पहले वाला डेल्टा टीबी पता कर रहा हूं, फर्स्ट वाले का डेल्टा टीबी इक्वल टू आई कितना है ग्लूकोज का 1, और केबी, केबी को केबी रहने दो, एम बोलो। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है। फिर आप यहां मोलैलिटी लिखेंगे 1/180, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 99 इंटू 100,000। सभी के लिए इस तरीके से लिखेंगे। जैसे दूसरे वाले की क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू I1 केबी इंटू 1/60, 99 और 1000। थर्ड वाला बता दो, डेल्टा टीबी, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2, इसको 3, 1 इंटू केबी 1/342, 99 इंटू। ओके, अब यहां क्लियर हमें पता चल रहा है कि जो डेल्टा टीबी 2 है वो ग्रेटर देन डेल्टा टीबी 1 और फिर डेल्टा टीबी 3 है। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन, मतलब सबसे ज्यादा एलिवेशन किस में है? 2 वाले में। तो फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, ये अपना सॉल्यूशन रहेगा। कोई दिक्कत? लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि जिसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन सबसे ज्यादा, या ऐसे तो बोल सकते हैं जिसके मोल सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि सभी में अमाउंट ऑफ सोलवेंट सेम है। तो अगर ये मान लो हमारे पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, तो फिर हमें इतना सब नहीं करना होगा। हम सीधा क्या सोचेंगे, अगर ऐसे सोचेंगे कि डेल्टा टीबी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोज टू एम है, मास ऑफ सोलवेंट सब में सेम है, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बस मोल्स पता कर लो। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट सभी का 111 है, सीधा मोलर मास से कंपेयर करो, जिसका मोलर मास सबसे कम उसके मोल सबसे ज्यादा। समझे मेरी बात?
ये बताओ फिर 10% W/V NaCl और दूसरा 20% W/V यूरिया, इनमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? हाँ, वैसे कंसेप्ट तो ये बोलता है कि आप है ना ये फॉर्मूला लगाओगे पाई इक्वल टू ICRT। सी क्या है? मोलरिटी। तो पहले मोलरिटी में इसको कन्वर्ट करें, है ना, इस कंसंट्रेशन टर्म को मोलरिटी में कन्वर्ट करें, ये वैल्यू वहां पुट करें। एक्चुअल सॉल्यूशन तो ये है, पर ऑब्जेक्टिव पेपर में हम क्या सोचेंगे? देखो, इसको हम बोलते हैं IN/V/RT। सभी में वॉल्यूम और RT कांस्टेंट है कि नहीं है? देखो, परसेंटेज में दे रखा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हर बार क्या आएगा? 100 ml। तो केवल ये चीज कंपेयर कर दो, आई और मोल। मैं दोनों के लिए लिखता हूं, बताओ। फर्स्ट वाले में आई कितना? 2। मोल कितना? 10/58.5, मतलब 20/58.5। सही है क्या? NaCl था, NaCl का मोलर मास क्या होता है? 58.5। दूसरा वाला देखो, I इंटू सी फिर करो। यूरिया का I 1, सी कितना? I इंटू मोल करो 20/60, ये कितना आ रहा है? 1/3। कौन बड़ा? ऊपर वाला बड़ा। ये 1/3 है, ये 1/3 थोड़ा बड़ा है। देखो, आंसर क्या कर देंगे? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो सीधा बस ऐसे मोल चेक करके कर सकते हो, है ना। कम से कम सीट में, अपने सॉल्यूशन वाले मॉड्यूल में कम से कम 50 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, किसका क्या ज्यादा, किसका क्या ज्यादा। हर बार ऐसे ही सोचना है। क्लियर है? अब एक लास्ट पार्ट बच गया। मैंने बोला था कि मैं सॉल्यूशन 3 टाइप से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 2 लिक्विड्स लेकर, फिर 1 लिक्विड और 1 सॉलिड लेकर, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। अब सॉल्वेंट तो होगा लिक्विड और सॉल्यूशन होगा गैस। हाँ, वो बता दूंगा, वो बता दूंगा। ये खत्म कर लेते हैं ना तिरुपति एक बार। हाँ, अच्छा नाक में मत बोलो, सही बोलो। एजियोट्रोपिक बताता हूं। चलो पहले मैं ये पढ़ा देता हूं आपको, आइडियल नॉन आइडियल वाला। यहां हम 2 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। पहले बातें सही से सुनोगे, सारी बातें, है ना। सुन रहे हो? हाँ। सबसे पहले आपने कौन सा मिक्सर पढ़ा था? 2 लिक्विड्स वाला, याद है? जिसका ऑस्मोटिक सॉरी वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया था आपने? XA P0A प्लस XB P0B। याद आया? ये अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सारा, वो उसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? 2 लिक्विड वाले का। ये पार्ट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थ्योरेटिकल था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था मैं। अब देख लेते हैं। तो वापस से हम कहां पहुंच गए? 2 लिक्विड्स के मिक्सर पर। 2 लिक्विड के मिक्सर की बात होगी सारी यहां पे। समझे मेरी बात? अगर कोई 2 लिक्विड्स का मिक्सर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और फॉलो ना करे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हमेशा क्या होगा? पी इक्वल टू XA P0B, PB इक्वल टू XB P0B, PS इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। बात समझे कि नहीं समझे? फिर नॉन आइडियल है, उसकी डेफिनेशन तो यही है कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। पर ये 2 तरीके से फॉलो नहीं करते। एक बार ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और एक बार ये पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जो वेपर प्रेशर आप इस इक्वेशन से लाओगे उससे कम आएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन वाला। मतलब यहां जो पीए है ना, वो आएगा लेस देन XA P0, पीबी लेस देन XB P0B, और PS लेस देन XA P0A प्लस XB P0B। कोई दिक्कत?
तो फिर यहां क्या होना चाहिए, पी ए ग्रेटर देन एक्स ए पी नोट ए, पी बी ग्रेटर देन एक्स बी पी नोट बी, और पी एस ग्रेटर देन एक्स ए पी नोट ए एक्स बी पी नोट बी। अगर यहां वेपर प्रेस वाला ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, सारी स्ट्रेट लाइन बनती थी, याद करो, एक लाइन ऐसे बनती थी, एक ऐसे और एक ऐसे, सबकी सब स्ट्रेट लाइन। यहां नेगेटिव डेविएशन होगा, जो वेपर प्रेशर आप सोच रहे हो ना उससे कम आएगा। जैसे ये लाइन किसकी होती थी, पीएस की। अब ये लाइन ऐसे नहीं आएगी, अब ये लाइन ऐसे आएगी, अब ये लाइन ऐसे आएगी नीचे। जब ये वेरी डाइल्यूटेड रहेगा तब तो राउट्स तो फॉलो करेगा, चाहे कोई सा भी डेविएशन हो उसके अंदर। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब डेविएशन स्टार्ट होते हैं। तो आप बताओ, ये वाला सॉल्यूशन, इधर वाला सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है कि नहीं है, है ना, और ये वाला, ये भी वेरी डाइल्यूट ही है। अगर मान लो यहां एक्स ए है ना वो 0.9 है, तो एक्स ए 0.1 है और एक्स बी 0.9 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूटेड बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इसमें इसका रिवर्स है, इसमें एक्स ए तो 0.9 है और एक्स बी कितना है, 0.1। समझे बात। जैसे ये जो ग्राफ याद करो, ये पीए को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे नीचे से पहले तो आइडियल रखो, फिर नेगेटिव ले जाओ, फिर वापस आके स्ट्रेट कर दो, ऐसे वो तीसरी लाइन बन जाएगी। यहां उसमें क्या होगा, ये लाइन ऊपर जा रही होंगी, लेकिन ऊपर ऐसे जाएंगे जैसे मैंने अभी बनाया है। कैसे, पहले थोड़ी देर आइडियल रखना है, फिर ऊपर लेकर जाना है। ग्राफ समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, एक सॉल्यूशन आइडियल बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, क्या मतलब हुआ, ए तो है सोल्यूट, ए तो है सोलवेंट, बी है सोल्यूट। सोल्यूट सोल्यूट के बीच के इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस, सोलवेंट सोलवेंट का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू सोल्यूट सोलवेंट का अट्रैक्शन फोर्स। अगर ऐसा होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। समझ गए बात, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट में कि सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर सेम होना चाहिए। इसमें क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, ऐसे बोलने की हैबिट रखो, कम आ रहा है ना, हाँ कम आ रहा है। कम आने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, ये रहा होगा कि देखो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा था, दूसरे वाले ने उसको जाने नहीं दिया, पकड़ के बैठ गया उसको, मतलब वेपर्स कम बनी होंगी, ऐसे तो हुआ होगा। और वेपर्स कब बने, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो। मींस जो पहले अट्रैक्शन फोर्स था ए और बी के बीच में, उनसे ज्यादा है ए और बी के बीच में। समझ गए, ए वेपर्स में जा रहा था, बी ने नहीं जाने दिया, बी जा रहा था, ए ने नहीं जाने दिया। यहां जितना हमने सोचा उससे भी ज्यादा वेपर्स बन रही है। ऐसा कब हो सकता है, जब अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाते हो, मतलब ए बी ये अट्रैक्शन ज्यादा था और ये वाला कम है। समझे मेरी बात। अब इसमें है ना इनके एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स एग्जाम्पल है ना, ऐसे इस नेचर से पता चल रहा है सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है। इसमें आपने बोला था कि ए और बी की अट्रैक्शन फोर्स सेम है एकदम। ऐसा कब हो, जब सोल्यूट और सोलवेंट ऑलमोस्ट सेम नेचर के हों। अब जैसे मैं बोल रहा हूं बेंजीन टोल्यूइन, बताओ ऑलमोस्ट सेम नेचर के हैं कि नहीं है, हाँ दोनों होमोलोगस ही है ना। हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन है ना, सेम ही है लगभग। तो इसके तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि दोनों सेम नेचर के होंगे। कौन सा आइडियल है, तो आप देखना एक जैसे हैं तो आप उसको आंसर कर देना। नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या हुआ, पहले अट्रैक्शन फोर्स कम थे, अब बढ़े हैं। और अट्रैक्शन फोर्स है ना वो अच्छे वाले होने चाहिए, मतलब स्ट्रोंगेस्ट जो इंटरमोलिकुलर क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो होना चाहिए। तो स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है,
किसी चीज का आंसर देते ही नहीं हो यार। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तो एक्चुअल बॉन्ड है यार। इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहा हूं, दो मॉलिक्यूल के बीच में है ना, वो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, कई सारे होते हैं, तो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में या तो ऐसा था कि पहले कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं था, बाद में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, क्लोरोफॉर्म, क्या इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या उसको फ्लोरीन से अटैच होना चाहिए, मोर ईएन एटम से। तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है? एसीटोन, नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है? केवल कार्बन से अटैच, और ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो बाई चांस एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है ऐसा। ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब आपको डाउट आएगा कि ये हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच है, ऑक्सीजन से कहां अटैच है यार? वो तो उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये लो अभी कुछ नहीं है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम तो ये बोलते हैं ना कि इनसे अटैच होना चाहिए तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ये एक्सेप्शन है कि ये कार्बन से अटैच है फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और उसके पीछे रीजन है ये जो क्लोरीन है उनके माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने कार्बन को काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके छीनेगा? ये इसके छीनेगा। क्या मन नहीं लग रहा क्या? ये दूसरी बार बोल चुका हूं, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं, सबसे लास्ट वाला। हाँ, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं यहाँ पे। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ बाहर। तो क्या बात कर रहे थे यार, सब बुला दिया इसने। हाँ, इसने हाइड्रोजन को काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, यहां खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, है ना, हर टाइप के एग्जाम में पूछा जा चुका। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। एक चीज और बताओ मुझे, मैं कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूं यहां पे, आप बताना सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? ऐसा एग्जांपल आपने आईयूसी में किया होगा। ये देखो, ये चार बॉन्ड हैं, आप बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, सोच के। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, है ना। कितने लोग थर्ड बता रहे हैं? कितने लोग फोर्थ बता रहे हैं? हाँ, अब ऐसे देखना होता है, जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपेरिजन आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप बताइए इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से पे आएगा? इस पे और इस पे, दोनों सेम ही है ना ये तो। हाँ, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा बताओ इनके कंपेयर में? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां से बात पता चल गई कि 3 और 4 है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 1 और 2। इतना तो मैं पता कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होती थी कि ये मोर ईएन एटम से अटैच होना चाहिए और ये जो एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए। अरे हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। ये कंडीशन होती है, और ये लोन पेयर है ना वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इजीली मिल जाने चाहिए। बात समझे? लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, पर ऑक्सीजन है मोर ईएन, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज छोड़ता नहीं है, जबकि यहां ये सही से होल्ड नहीं कर पाता। मैं आपसे पूछूं कि बताओ NH3 और वाटर, इसमें कौन अच्छा लुईस बेस है? NH3, जबकि इसके पास दो लोन पेयर है, पर ये मोर ईएन होने की वजह से अपने लोन पेयर का डोनेशन अच्छे से नहीं कर पाता, ये इजीली डोनेट कर देता है। याद आया? तो उसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हुआ? 4 एंड देन 3। इनमें भी वैसे ही
इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन? 1 और फिर 2। या ऐसे देखो, एक और एग्जांपल लो। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके पास ओ एच, और यहां लिखा है ओ के ऊपर माइनस चार्ज, ओ एच, और यहां केवल ओ है। ऐसे बताओ, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? तो आप बोलेंगे देखो ये तो दोनों में कॉमन है, यहां नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी है, तो इस प्लस में और इस माइनस में ज्यादा अट्रैक्शन होएगा, फर्स्ट वाला है। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाया कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, वो इसी टाइप के दे रखे हैं। जैसे एक उन्होंने लिखा फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, ये कहां रखा हुआ है? नेगेटिव डेविएशन में। कैसे देखो, फिनोल क्या होता है? यहां जो हाइड्रोजन, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे? यार सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो होंगे ना यार, पहले पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है तो 100% होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, किस टाइप के होंगे? कि ये हाइड्रोजन, अब इंट्रा का क्या करेंगे यहां पे, इस टाइप का, इंट्रा नहीं समझा रहा, इंटर नहीं समझा रहा, कुछ मैं और समझा रहा हूं, इस टाइप का कि ये एच है, ये ओ के साथ बना रहा है, मतलब इस टाइप का। देखो ये वाला जो एनिलीन है उसमें कैसे होंगे? इस टाइप का, मतलब ऐसा। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर आपके साथ, आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ये एनिलीन वाला ग्रुप। कौन सा वाला है उसमें से? फोर्थ वाला। और फोर्थ को आपने सबसे स्ट्रॉन्ग बताया था, याद आ गया? तो फिनोल और एनिलीन है वो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है ना, याद करने का क्या तरीका होता है, कुछ तो आपको याद रहेंगे, कुछ अननोन मिल जाए ना तो आपको ऐसे सोचना है, नेगेटिव डेविएशन कब होता है? पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, अब बन गया, या फिर पहले वीक हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब स्ट्रॉन्ग बन गया। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? वाटर प्लस H2SO4। सोच के बताओ कि कौन सा डेविएशन है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप ऐसे बोलोगे, देखो जब प्योर, पहले प्योर की बात करते हैं, जब प्योर था तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा था, सही है क्या? H2SO4 में भी ऐसा ही होगा। H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये ऐसी होती है क्या? ऐसी होती है ना। अब यहां एक और ऐसा कोई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। प्योर H2SO4 है, मतलब वो एसिड नहीं है। H2SO4 H प्लस कब देना स्टार्ट करता है? जब आप उसको वाटर में डालते हो। अभी तो कोवलेंट कंपाउंड है ऐसा, आपने ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना। हाँ, अभी तो ये कोवलेंट है, जब प्योर है, जैसे पानी में डालते हो ये H प्लस देना स्टार्ट कर देता है। जैसे इसको वाटर में ऐड करोगे तो अब ये ऐसा बन जाएगा। और अब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से बनेंगे? ऐसे वाले। कौन से वाले? स्ट्रॉन्ग वाले कि वीक वाले? स्ट्रॉन्ग वाले। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये मान लो ऐसे बोल दे कि वाटर प्लस HNO3, बताओ कैसा एग्जाम्पल है? नेगेटिव। वापस वही बात, HNO3 को जैसे पानी में डालोगे आयोनाइज होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस वाला अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कोई अननोन एग्जाम्पल आए तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं इनको। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन पे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? या तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब वो टूट गया, ए में हाइड्रोजन बॉन्ड था, बी में भी था, दोनों को मिक्स किया, ए बी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बात समझे? ऐसा भी हो सकता है कि ए में हाइड्रोजन बॉन्ड था, बी में नहीं था, लेकिन ए बी के अंदर भी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब वीक बन गया। जैसे सबसे इसका फेमस एग्जांपल है वाटर प्लस एल्कोहल।
कैसे? इसमें पहले कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड था? ऐसा वाला। जब दोनों को मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बना? ऐसा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इस ऑक्सीजन ने भी छीने, पर ये क्या बोलता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे से ले ले थोड़े बहुत, उससे क्यों छीन रहा है? प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ऐसा होने पर इस पर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक वाला होगा। पहले स्ट्रॉन्ग था, बाद में वीक हो गया। दो अननोन से एग्जांपल आ जाएं जो आपने पहचान, जैसे मैंने बोला एनिलीन और हेप्टेन। एनिलीन, हेप्टेन, कुछ भी कॉमन दिख रहा है इनके अंदर? एक कहीं से एल्किन उठा के लाए, एक आप एनिलीन उठा के ले आए। समझ, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। दोनों एकदम अलग लगे, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस ही नहीं है, तो वो 100% पॉजिटिव डेविएशन होगा। इस तरीके से आप एग्जांपल, कोई अननोन एग्जांपल आ जाए तो पहचान सकते हो। बाकी एनसीईआरटी वाले आपको याद करने हैं। एनसीईआरटी वाले मैंने सारी बता दी, इतना ही है बस। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद हो जाएंगी, वो आसान आसान है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होती है? या ऐसे बोलो, अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसमें एनर्जी रिलीज कब होती है? अट्रैक्शन में। बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है, बनता है तो रिलीज होती है, तोड़ते हो तो देनी पड़ती है। क्या इस केस में अट्रैक्शन फोर्सेस पे कोई इफेक्ट पड़ा था? अब लिखा ए ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू ए बी, याद आया? तो यहां एंथैल्पी क्या है कि 0। नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ था? अट्रैक्शन बढ़ गया था। अट्रैक्शन बढ़ना मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। यहां अट्रैक्शन कम हुआ था, पॉजिटिव। और सिंपल सिंपल एग्जांपल है, वो आपको याद हो जाएंगे, है ना? अब एक जो आपने बोला था कि एजियोट्रोप बताओ, तो एजियोट्रोप की जो ग्राफ है ना, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं। उसकी थ्योरी है, और थ्योरी बिल्कुल आसान सी है, वो समझाता हूं मैं आपको। एजियोट्रोप क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। सुनो डेफिनेशन सभी लोग। डेफिनेशन क्या है? मैंने, वापस से वही चल रहा है, दो लिक्विड वाला मिक्सर, ये सारी बातें दो लिक्विड के लिए हैं। मैंने दो लिक्विड मिक्स करे, एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दो चीजें हैं, ए और बी। या एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2O प्लस HNO3। इधर देखो सब लोग, इन दोनों को मैंने मिक्स करा और एक सॉल्यूशन बना दिया, है ना? ये तब 91% था और ये था 9%, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन था। ओके, बाई चांस एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने लिया। इसमें वाटर के जो मोल हैं, ये मोल का ही परसेंटेज है ये, या एक काम करो, मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख देता हूं इसको, ये परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। XH2O कितना है? 0.9। XHNO3 कितना है? 0.1। पहले ये बता दो कि ये जो मिक्सचर है वो कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। HNO3 का मुझे याद नहीं है, मैं अपने मन से लिख रहा हूं 160 डिग्री सेल्सियस। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो क्या होता? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते, 100 पर इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती और 160 पर इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती। लेकिन अभी देखो क्या हुआ कि मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया उसी तरीके से, पिस्टन लगाकर मैंने हीट करना स्टार्ट किया। अब मुझे एक्सपेक्टेड था कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आएगी, वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, H2 लिक्विड और इसके वेपर्स में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मैं ऐसा सोच रहा था। पता चला कि 100 पे तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई इक्विलिब्रियम आया ही नहीं।
मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 110 किया, 120 किया, मेरा पूरा ध्यान वाटर के ऊपर, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए 160 पर, इस पर। अब सोच रहा अब तो जाएंगे ये पक्का, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। पता चला कि 170 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बॉइलिंग स्टार्ट हुई। 170 डिग्री सेल्सियस क्या है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। और एक और अजीब बात क्या थी कि जब मैंने यहां पे इसकी वेपर्स ऑब्जर्व करी तो यहां YH2O.9 था और YHNO3 0.1 था। मींस जो कंपोजिशन नीचे है एग्जैक्टली वही कंपोजिशन मुझे किसमें मिला? वेपर्स में मिला। यहां से दो इंपॉर्टेंट बातें। एक तो क्या होता है कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होता है कि उसमें दोनों कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। समझ गए? दूसरी बात, जो कंपोजिशन लिक्विड का होता है सेम कंपोजिशन वेपर्स का होता है। क्लियर है? एजियोट्रोपिक की डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है? लिखिए डेफिनेशन, मैं बता दूं आपको। डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे क्या? लिख लो चलो। इन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, both the components boil at same temperature, and composition of its vapors is similar to composition of liquid solution. That is, ये लिख देना आप ऐसे, XA इक्वल टू YA, XB इक्वल टू YB। तो क्या हम डिस्टिलेशन से इसके दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, कंपोजिशन चेंज ही नहीं करते। फिर भी आपसे कोई पूछे कि नहीं हमें तो सेपरेट करना है, बताओ कैसे सेपरेट करोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो कंपोजिशन है ना, इसको खराब कर दो। इन दोनों का मिक्सचर केवल इस कंपोजिशन में ही एजियोट्रोप बनाता है। दो कंपोनेंट्स केवल एक ही कंपोजिशन पे एजियोट्रोप बना सकते हैं बस। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, कैसे चेंज किया? थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डालते ही ये बदल जाएंगे। इसके बदलते ही एजियोट्रोप खत्म। अब आप आराम से सेपरेट करना इसको। समझ गए मेरी बात? अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। एजियोट्रोप दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। दूसरा आप समझ गए होंगे क्या नाम होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखना आप। मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाऊं पीएस वर्सेस कंपोजिशन के बीच में। आइडियल के लिए कैसा आता है? ऐसा। आइडियल के लिए सीधी लाइन आती थी ना। नेगेटिव डेविएशन में कैसा आता है? ऐसा। ये तो था नेगेटिव डेविएशन का। लेकिन एक बार मैंने ऐसे ऑब्जर्व करा तो मुझे ग्राफ कुछ अलग ही दिखा। मुझे ऐसा दिखाई ग्राफ, मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम नेगेटिव डेविएशन। अरे नीचे नेगेटिव डेविएशन तो है,
यहां मुझे दिख रहा है काफी ज्यादा नेगेटिव डेविएशन। और ये जो कंपोजिशन है ना बच्चों, ये वाला सॉल्यूशन, ये ही एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है। ये है एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। अब ऐसे बताओ, ये जो एक्सट्रीम नेगेटिव डेविएशन आपको एक ही जगह दिख रहा है या कई जगह दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है। तो दो चीजों का मिक्सर एक ही ऐसा कंपोजिशन रखता है जहां एजियोट्रोप फॉर्म होता है। समझ गए? जब एक्सट्रीम नेगेटिव डेविएशन होगा मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होंगे। एक बात तो समझ में आ गई कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रोप बनाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये जो कंपोजिशन आता है ना, जैसे ये वाला मैंने, ये एग्जांपल है ना, मैंने इसी का लिया हुआ है। यहां नेगेटिव डेविएशन था। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट, वो हमेशा इन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, और वो भी कौन सा? एक्सट्रीम वाला। मतलब इस तरीके से बैठे हैं कि मरेंगे तो साथ मरेंगे। ऐसे ही तो है। वैसे तो 100 पे इसको जाना चाहिए था, वाटर को 160 पे इसको जाना चाहिए था, पर हुआ क्या? दोनों नहीं जा रहे, कि जाएंगे तो साथ जाएंगे। और कैसे जाएंगे? ऊपर जैसे नीचे थे वैसे जाएंगे। मतलब जो कंपोजिशन यहां पे है ना, एग्जैक्टली ये ही वेपर्स में आएगा। ये है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, कि एक तो कौन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएंगे? हाँ, नेगेटिव डेविएशन वाले। ओके, इस टाइप के एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। तो ये बात हम लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो। लिखा हुआ है ना? ठीक है। फिर आप यहां जाइए। इसमें जो ग्राफ है, जैसे ये तो आइडियल का था, लेकिन यहां पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा होता है। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा यहां पे। क्या था ये? एक्सट्रीम पॉजिटिव डेविएशन। ये जो कंपोजिशन होगा वो एजियोट्रोप बनाएगा। और ये कैसा केस होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया H2O प्लस C2H5OH। क्या ये पॉजिटिव डेविएशन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, इनमें से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कौन सा है, और कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, तो आपको क्या पहचानना होगा? आप ऐसे सोचना, देखो जो पॉजिटिव डेविएशन है वहां पे वेपर ज्यादा बनती है। ज्यादा बनती है ना, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, क्योंकि वो जल्दी से 1 atm तक पहुंच जाएंगे, 1 atm पे पहुंचते बॉइलिंग हो जाती है। इनकी वेपर्स कम बनती है, तो इनको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा 1 atm तक ले जाने के लिए। ऐसे भी याद आ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है। मैंने हीट करना स्टार्ट किया। मैं क्या सोच रहा था? एटीपी कौन जाएगा? एल्कोहल। 100 पे वाटर। हमने हीट करना स्टार्ट किया, हम तो 75 तक पहुंचे थे, ये दोनों गायब। समझे मेरी बात? 75 पे पहुंचे थे, दोनों वेपोराइज हो गए। और कैसे वेपोराइज हुए? वही कंपोजिशन। वो जो कंपोजिशन वाला है ना, वो तो डेफिनेशन का ही पार्ट है। दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, कंपोजिशन सेम होंगे। ये इनकी डेफिनेशन नहीं है, ये तो इसी की है। और इसकी है मतलब इन दोनों की भी होगी फिर तो। बस इसमें अलग बात क्या आई, कि एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ऐसा शो करेंगे, और एक इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होएगा। समझे बात? ये एजियोट्रोप था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या रही? पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और डेफिनेशन तो हमें ध्यान रखनी है। केस 3, solution of liquid plus gas।
लिक्विड लिक्विड पड़ा, लिक्विड सॉलिड पड़ा, अब पढ़ेंगे लिक्विड और गैस। इधर आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है, मान लीजिए H2O है, और यहां कोई गैस ली हुई है आपने। ऐसा कोई सिस्टम है आपके पास। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। पता है ना? हमें क्या पता सर, हमारे पास का एनसीईआरटी। और ये जो लाइन है ना, वो एम्स में भी पूछी हुई है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। यहां जो मेन बात है ना, वो यही होती है कि इन दोनों लॉज में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। यहां अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैं पहले सिमिलरिटी समझाता हूं। आप सभी ने ये तो पढ़ा हुआ होगा, क्या है ये, कि एक गैस है ऊपर, इस गैस का प्रेशर क्या है, P, जिसकी वजह से गैस यहां जाके डिजोल्व हो जाएगी। और कितनी डिजोल्व हो गई, X गैस। ये प्रेशर जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा गैस डिजोल्व होगी। सही बात है ना? पहले एक बार मैं गैस की सोलिबिलिटी का क्लियर कर देता हूं आपको। गैस का डिजोल्व होना एक्जोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक? गैस को हमने लिक्विड में डिजोल्व करा तो एक्जोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कैसे पता चला? क्योंकि पहले वो गैस थी, गैस के पास खूब सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स भागते रहते हैं इधर उधर। फिर आपने उसको लिक्विड में घोल दिया, क्या लिक्विड में भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी? पार्टिकल वैसे भागते रहेंगे? नहीं, मतलब उसको खूब सारी एनर्जी अपनी लूज करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी लूज कर रहा है कोई प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक। तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, जैसे ये प्रोसेस है, ए गैस गिव्स ए एक्वस, मतलब मैंने इसको डिजोल्व कर दिया। प्रोसेस कैसा बताया इसको, एक्सोथर्मिक। आप बताओ ये हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा कि लो टेम्परेचर को? लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। लो टेम्परेचर पर सोलिबिलिटी गैस की ज्यादा होती है। ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स ही हो सकती है केवल, हाँ, हॉट ड्रिंक नहीं हो सकती। रीजन कि उसमें गैस डिजोल्व करते हैं CO2, और CO2 की सोलिबिलिटी लो टेम्परेचर पर ही ठीक रहेगी। हाई टेम्परेचर पे, जैसे उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा गर्म करके पियो आप, कोल्ड ड्रिंक पीना भूल जाओगे, इतनी बेकार लगेगी आपको, है ना? तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो क्लियर है। टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसे समझ सकते हो, देखो एक एक्सपेरिमेंट बताऊं मैं आपको। एक पानी की बोतल लो प्लास्टिक की, उसमें पानी भरो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो ऊपर से, है ना, और फ्रिज में रख दो। कुछ टाइम के बाद निकालो, क्या ऑब्जर्व होता है? कुछ ऑब्जर्व किया कभी? ये बोल रहा है भर जाती है। किससे किससे घर भर जाती है? बेटा जो बोतल रखी थी ना वही निकालनी है, भर जाती है। नल लगा रखा है क्या फ्रिज के अंदर? वो बोतल आपको थोड़ी पिचकी पिचकी फील होगी, कभी भी देखना। उसका रीजन, ऊपर गैस थी, आपने थोड़ी सी खाली रखी थी ना, जैसे लो टेम्परेचर हुआ वो ऊपर वाली गैस है वो डिजोल्व हो गई, और वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना इस बात को। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो पिचकी थी, लो टेम्परेचर पर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको लाके बाहर रख दो, ऐसे खोलना मत, चाहे तो कुछ देर रख दो, पानी को थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल आने दो, अब वो वापस से वैसी हो जाती है। नहीं, गर्म भी नहीं करना, थोड़ी देर रख दो आप, तो वो वापस से अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जितनी गैस डिजोल्व हुई थी वो वापस से अनडिजोल्व होगी। समझे बात? अब ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक में अगर CO2 गैस डिजोल्व करनी है तो प्रेशर हाई रखना चाहिए कि लो? हाई। इसी बात को मैं यहां समझा रहा था कि ये प्रेशर जितना ज्यादा रखोगे गैस के मोल उतने ज्यादा जाके डिजोल्व होंगे वहां पे। क्लियर? ये हम हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, है ना? ये सारी बातें कौन बता रहा है अपने को? हेनरी। राउल्ट लॉ था ना, वो क्या था?
राउल्ट्स लॉ, वो भी ऐसा ही था कि यहां पी आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ आएगा। ये मोल फ्रैक्शन कौन से वाले हैं गैस के, जो गैस में है वो या जो डिजोल्व हो गए वो, मतलब जो लिक्विड फेज में है वो, और ये वाले भी लिक्विड फेज वाले होते थे, याद करो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये तो सिमिलरिटी है सारी। डिफरेंस यहां आया कि यहां जो कांस्टेंट आया था वो क्या था, पी नोट ए इंटू एक्स ए, और यहां जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं के एच इंटू एक्स गैस, के एच हेनरीज कांस्टेंट। जो पी नोट ए है वो डिपेंड करता है केवल ए के नेचर पे। पी नोट ए क्या है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, उसका बी से कोई मतलब नहीं है, सही बात। लेकिन जो के एच है ना बच्चों, के एच, उसके साथ ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछूं, बताओ CO2 गैस का केएच क्या होगा, तो आप मुझसे पूछोगे सर कौन से सोलवेंट में, एक ही गैस के डिफरेंट डिफरेंट केएच होते हैं, हर सोलवेंट में अलग अलग होते हैं। मतलब ये जो केएच है ना वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है और सोलवेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बात समझे, सिमिलरिटी तो समझ में आ रही थी कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां जो कांस्टेंट है वो केवल उसी लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा, यहां जो कांस्टेंट है वो दोनों के नेचर पे, गैस पे भी और सोलवेंट पे भी। बात समझे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल है, दो लिक्विड पर एप्लीकेबल है ना, कब एप्लीकेबल है, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब, या ऑलवेज, सोच के बोलना, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब या ऑलवेज। लेकिन जब आपने वो ग्राफ बनाया था ना ऐसा, ये ग्राफ तो आपने हर कंपोजिशन के लिए बना दिया था, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह राउल्ट लॉ लग रहा है। अगर यहां आप जाओगे तो एक्स से 0.5 है, एक्स बी 0.5 है, ये तो दोनों बराबर हैं, फिर भी आप राउल्ट लॉ लगा रहे हो। नहीं आइडियल तो पढ़ ही रहे हैं, या तो आइडियल की बात हो रही है। आप राउल्ट लॉ लिख रहे हो, इसको आइडियल के लिए लिख रहे हो, तो राउल्ट लॉ सॉल्यूशन के हर कंपोजिशन पर एप्लीकेबल है। सुना, राउल्ट लॉ सॉल्यूशन के हर कंपोजिशन पर एप्लीकेबल है, चाहे कुछ भी ले लीजिए। हेनरीज लॉ केवल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, वो उन गैसेस पे ही लगेगा जिनकी सोलिबिलिटी काफी कम होती है। क्या बोला मैंने, हेनरीज लॉ उन्हीं पर लगेगा, उन्हीं गैसेस के लिए करेक्ट है जिनकी सोलिबिलिटी काफी कम होती है। जैसे आपसे कोई बोले नाइट्रोजन पर लगेगा, हाँ लगेगा, CO2 पे लगेगा, लगेगा, हीलियम पे लगेगा, लगेगा। मैं आपसे पूछूं NH3 गैस पे लगेगा, तो आप बोलोगे नहीं NH3 तो पानी में जाएगा, जाते रिएक्शन कर लेगा, NH4OH, ये ब्रेक भी हो जाएगा आगे, NH4 प्लस और OH माइनस। अगर ऐसा होता है तो अमोनिया की सोलिबिलिटी काफी ज्यादा आने वाली है, और वो जाता है रिएक्शन कर लेता है तो अमोनिया तो मिलता ही नहीं वहां पे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलती रहेगी। आपने HCl डाला, HCl गैस को भेजा, HCl गैस है ना, वो HCl एक्वस बनी और बनते ही क्या हुआ, H प्लस और Cl माइनस में टूट गई। तो हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल है, वो जो गैस आपने ली है वो सोलवेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, वहां जाके डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, वहां जाके एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए बस जाके, तब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि हेनरीज लॉ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है, जबकि राउल्ट्स लॉ ऑल रेंज पर एप्लीकेबल है। समझे मेरी बात। अब यहां से कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम होती है, हमें डेटा दे देते हैं और पूछते हैं गैस के कितने मोल डिजोल्व हुए, करके देखोगे, लिखो तो, कैलकुलेट सोलिबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, कैलकुलेट सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस in 10 moles of water, 10 moles of water at 10 atm pressure, 10 atm pressure, KH equal to 10 raised per minus 3,
10⁻³ ATM। एक बार -3 आ गया, +3 आ गया, ये +3 आ गया यार, सॉरी +3 करो बच्चों, 10⁻³ ATM। हो गया? कर लिया? देखो यहां देख लो, 1 सेकंड में हो जाएगा। यहां प्रेशर लिखना, प्रेशर कितना दिया है 10 ATM। यहां KH लिखना, कितना दिया है 10⁻³ इनटू, ये है गैस के मोल फ्रैक्शन। ऊपर क्या आएंगे, गैस के मोल, नीचे गैस के मोल प्लस सोलवेंट के मोल। ये जो गैस के मोल है उनको नेग्लेक्ट करना है हर बार। क्यों करना है? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा यहाँ पे। ये कितना दे रखा है 10 मोल, कितना आ गया बताओ? 0.1, 0.1 आ गया। ऐसे सोल्व हो जाता है बस, ये आसान सही होता है। एक क्वेश्चन ऐसे आए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड्स में कम हो जाती है, रीजन बताएं। मान लो बोर्ड में पूछा गया है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, रीजन बताओ। आप इसका रीजन ऐसे समझाएंगे, आप उसको हेनरी लॉ से समझाएंगे, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम से नहीं समझाना है यहाँ पे। केमिकल इक्विलिब्रियम अपने 11th में था, तो वो कंसेप्ट थोड़ा लगा सकते हो, मैं बोलो बोर्ड में पूछ लेते हो ऐसा। तो आप ऐसे समझाएंगे कि देखो P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आया, P/KH। बताओ KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सोलिबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी। ये सोलिबिलिटी को तो बता रहा है। अब आप बताएंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH बढ़ जाता है, उसकी वजह से सोलिबिलिटी कम हो जाती है। आपको ऐसे समझाना इस चीज को। हाँ बेटा लिखना पड़ेगा, क्या एरो यार, मजाक कर रहे हो क्या? बोर्ड में एरो कैसे बनाओगे आप? जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहां लिखेंगे तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मत बता देना ऐसे ऐसे करके, पूरा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज की फॉर्म में। और बोर्ड में नहीं, नीट में भी नहीं बनाने एरो, OMR में इतनी जगह नहीं होती। ये तो अपन टाइम बचाने के लिए कर देते हैं ऐसा काम, बाकी तो लिखना ही पड़ता है पूरा। ये चैप्टर फिनिश हो गया। हाँ, अब उसके बाद अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो सॉलिड बच्चे हैं मेन, सरफेस भी है एक दिन का। इलेक्ट्रो में अपने पास 5 लेक्चर हैं, तो मतलब खूब सारा टाइम मिला है ना। अब इलेक्ट्रो समझने के लिए आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं आती, आप रिवाइज करके नहीं आए, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। मैं समझाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात, हाँ रेडॉक्स में से ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? हाँ, अभी 2-3 मिनट है, बैलेंसिंग का एक एग्जांपल कराता हूं, है ना, देखना। याद करो, आप 2 मेथड से बैलेंस करते थे, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप किसको फॉलो किया बाद में आप लोगों ने? तो जैसे जितना हमें टाइम मिलता है ना, उस हिसाब से तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सही है। हमें कोई बहुत मुश्किल रिएक्शन देते नहीं है, आसान सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कम टाइम लगेगा। बातें नहीं बच्चों, इधर देखो, ये MnO4-, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। कैसे पता करते हो? x-8 = -1, x = +7। कोई दिक्कत? ये -8 कहां से आया? 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2 होता है। यहां कार्बन का पता करो,
2x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +3। कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, इसका कैसे लाएंगे? हाँ, ये तो आयन है ना, इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहां भी आप ले आओगे +4 हुआ ये। अब तो Mn के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ये रिडक्शन है। ये जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आप रिवाइज करके आएंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये लो, होगा रिवीजन, कुछ एग्जांपल करके आना अच्छे से। तो डेफिनेटली फिर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए ना? कोई जरूरी बात है? नहीं, मैं थोड़ी देर उधर वेट कर लूं। ये देखो, आप बताएं कि Mn में इतना काम कर लेंगे, ऑक्सीडेशन लगा लिया। अब आप बताओगे Mn का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 था, 2 हो गया, चेंज आया 5 का। चेंज पूछ रहा हूं, साइन मत लगाना, 5 बस सीधे। यहां कार्बन में कितने का चेंज है? +3 से +4 1, लेकिन इसमें 2 कार्बन है। सही बात है कि नहीं है? तो 1 × 2, यहां आया 2 का चेंज। आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि +7 से +2, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस कम हो रहा है ना, मतलब से इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये +3 से +4, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको 5 चाहिए। बैलेंसिंग कब होती है? जब जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं उतने ही लिए जाएं। बात समझ गए ना? तो हम कैसे करें कि देखो, ये एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये एक मॉलिक्यूल 5 ले सकता है। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इनके इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है? जहां से आपका एरो स्टार्ट हुआ है, या जहां से आपका एरो स्टार्ट हुआ है। समझ गए ना? इसका चेंज कितना है? 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका चेंज कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पार्ट में कोई दिक्कत? अब उसके बाद बाकी के एटम्स बैलेंस करो। कितने Mn? तो यहां 2 Mn कर दो। कितने कार्बन? 10, तो यहां 10 CO2 कर दो। ये हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर काउंट करो कितने हैं? 20, 20, 20 तो इसमें भी है। ये एक्स्ट्रा बच गए कितने? 8। इधर 8 ज्यादा है, तो इधर 8H2 आपको ऐड करना होगा। अब ऑक्सीजन के बाद कौन बचा? अच्छा, इस बात को याद करने की जरूरत नहीं थी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन के लिए कुछ था भी नहीं यहां पे, बाकी सब बैलेंस हो गए थे। अब उसके बाद कौन एक्स्ट्रा आ गया? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? तो यहां पर 16H+ लिख दो। ये काम हो गया, ये बैलेंस हो चुकी। लास्ट में क्रॉस चेक करना है, तो दोनों तरफ चार्ज देख लो। अगर दोनों तरफ चार्ज सेम है तो आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल सही है। बताओ इधर कितना चार्ज है? +4। यहां कितना चार्ज है? +16। ये -2 -10 इक्वल टू +4। हमने बिल्कुल सही बैलेंसिंग की है ना। इस मेथड से टाइम कम लगता है, और टाइम ही हमारे पास होता नहीं है ना। कभी कभी कंफ्यूजन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसी से करनी है। तो कल हम इलेक्ट्रो शुरू कर देंगे।